हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज राजीव अनसॉल्व पेपर्स का जो मॉडल पेपर था उसको हल कराने वाले हैं और बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक वीडियो आ चुकी है जिसमें पहले और दूसरे क्वेश्चन को डीपली डिस्कस किया गया, अच्छे से समझा गया है और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो हम समझेंगे। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, सभी हैं 2-2 नंबर के। और जो पहला प्रश्न है वहाँ पे कहा गया है कि आपके पास x प्लस 2y है, x प्लस 2y बराबर 7 दिखाई दे रहा है और x माइनस 3y बराबर 8 दिखाई दे रहा है, माइनस 8 दिखाई दे रहा है। इस समीकरण को हल करना है और ये तीसरे का थर्ड का पहला क्वेश्चन है। तीसरे का है और ये 2 चर और लगा के समीकरण युग्म दिखाई दे रहा है। इन समीकरणों को हल करने के लिए हमारे पास 3 विधियां होती हैं। एक तो होती है विलोपन विधि, दूसरी होती है प्रतिस्थापन विधि, तीसरी होती है वज्रगुणन विधि और एक चौथी तो कर सकते हैं वो आरेखी विधि, लेकिन आलेखी विधि। लेकिन आलेख खींच करके करना बहुत बेकार, मतलब ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना बड़ी मेहनत नहीं करनी होती है, वो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम इसमें 3 विधियों में कौन सी विधि लगा सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो x और x बराबर है, चिन्ह में भी बराबर है, तो इसमें विलोपन विधि द्वारा हल किया जा सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है और जल्दी से उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि द्वारा हल, विलोपन विधि द्वारा हल। हालांकि आप प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं, यहाँ से x का मान निकालकर उठा के यहाँ पर रख देते तो काम हो जाता। लेकिन विलोपन विधि लगाने का भी अपना एक अलग स्वैग है, उसका अलग ही मजा है। तो विलोपन लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले बात तो इसको समीकरण नंबर 1 बनाना जरूरी है, इसको समीकरण नंबर 2 बनाना जरूरी है। और यहाँ पे लिखना है कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, यहाँ पे चाहे 1 से 2 को घटाइए या 2 से 1 को घटाइए, x दोनों ही स्थितियों में कट जाएगा। तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे 7 लिख दिया है, x माइनस 3y बराबर माइनस 8 था वो लिख लिया। जब घटा रहे हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है और यहाँ पे हमने चिन्ह बदल दिए। x कट गया, कट जाना ही था। 2y और 3y अब प्लस में हो चुका है, पहले माइनस में था अब प्लस में हो चुका है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है विलोपन विधि में, जब यहाँ पे चिन्ह बदलने की बात आती है और जब जोड़ने की बात आती है, यही 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। पहला काम कि यहाँ पे प्लस होता है, प्लस को हमने माइनस किया, माइनस को हमने प्लस किया और ये बराबर है। यहाँ पे माइनस था, माइनस को हमने प्लस किया। दूसरा काम x बराबर है, प्लस माइनस में चिन्ह अलग अलग थे तो कट गया। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस होने की वजह से अब ये गिनतियाँ जुड़ जाएंगी। 3 2 5y हो जाएगी, 3 2 कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, बराबर किस पर आएंगे। ये 7 प्लस में है, 8 अब प्लस में हो गया, पहले माइनस में था, अब चिन्ह बदल करके वो प्लस में हो चुका है। तो ये 8 किस में है, प्लस में है। 8 7 15 हो जाएगा, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 7 15 हो गया है। अब y बराबर क्या करेंगे, 15/5 कर देंगे, 5 नीचे आएगा, 5 3 15, यानी y बराबर कितना मिल गया हमको, 3 मिल गया। y बराबर हमको 3 मिल चुका है। अब हमें ज्ञात करना है x का मान। कहेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ऐसा बकायदा लिखना है हमें, कोई भी आलसीपन लालचीपन नहीं आने देना है, पर आराम से लिखना है। समीकरण में देखते हैं x प्लस 2y दिखाई दे रहा था, x लिख दिया, प्लस लगा दिया, 2 रख दिया, y का मान कितना है 3 है वो रख दिया, यहाँ पे बराबर 7 कर दिया। x प्लस 3 दुनैया 6 होता है, तो यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, बराबर 7 है, 7 6 को उधर भेज दिया, x बराबर क्या हो गया 7 माइनस 6, x बराबर हो गया 1। ये हो गया उत्तर। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे, अतः समीकरणों का हल x बराबर 1 व y बराबर 3 है। बस ये हो गया, काम खत्म। इस प्रकार आपको प्रश्न को हल करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं तीसरे का खा वाले में कहा गया है कि गुणनखंड विधि द्वारा
निम्न समीकरण को, इस समीकरण को, जो समीकरण दिखाई दे रहा है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स और प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करने की बात कह रहा है, आपको गुणनखंड ही लगाना होगा। आइए देखते हैं गुणनखंड विधि को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले काम तो ये करना होता है कि ये घाते घटते क्रम में लिखी है कि नहीं लिखी है, ये देखना होता है। घात 2, घात 1, घात 0 लाइन से लगी है। अब अगली बात क्या करनी होती कि किनारे किनारे की गिनतियों का गुणा करना होता है। अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 का गुणा कीजिए। तो 5 अंडर रूट 2 है, गुणते अंडर रूट 2 किया, अंडर रूट 2 का गुणा होकर के 2 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, गुणते 5 बराबर कितना मिल जा रहा है 10। यानी कि गुणनफल कितना प्राप्त होना चाहिए 10 प्राप्त होना चाहिए, और जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए 7 प्राप्त होना चाहिए। जोड़ने पर 7 हो जाए और गुणा करने पर 10 हो जाए, ऐसी दो गिनतियां बताइए। तो ऐसी दो गिनतियां ज्ञात करने के लिए भैया इसी का गुणनखंड करेंगे। 5 दूनी 10 दिखाई दे रहा है, 5 2 कितना हो जाता है 7 और 5 दूनी कितना हो जाता है 10। तो यही हमारा गुणनखंड होने का जो शुरुआती दौर होता है वो पार हो गया है। आइए चलिए यहाँ पे बातों को बना लेते हैं। अंडर रूट 2x स्क्वायर तो आप ऐसे ही लिखेंगे, प्लस यही 7x को 5x प्लस 2x में लिखना है। 5x प्लस 2x में लिख लिया, बाकी वो तो उतार ही लेना है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं करने हैं, काम हो गया। अब कॉमन लेने की बारी आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप है कॉमन लेना। यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आगे वाले दोनों पदों में। आगे वाले दोनों पदों में अगर आप ध्यान देंगे तो केवल x अकेले दिखाई दे रहा है और यहाँ से और कुछ नहीं निकलेगा। तो हमने x निकाल लिया, यहाँ पे अंडर रूट 2 x बच गया, प्लस लगा दिया, यहाँ पे कितना बचा है x ही अकेले निकाला है, 5 तो बचा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा भाई, जाना ही कहाँ है, उसका घर ही नहीं है कहीं। इन दोनों स्थितियों में कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कॉमन निकालना है भाई, कुछ तो काम बनाना है। तो आइए चलिए बनाते हैं भैया। यहाँ से देखें, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो बात को समझें कि ऐसा ही इसको बनाना है। 5 अकेला है, 5 के साथ यहाँ पे अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है, यही अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लेना है, यही अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लेना है। तो प्लस अंडर रूट 2 को हमने बाहर निकाल लिया है, यहाँ पे क्या बचेगा अंडर रूट 2x बचेगा। कैसे बचेगा आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 2 का गुणा कितना होता है 2। क्या आप कह सकते हो कि 2 बराबर भी यही चीज होता है, यानी अंडर रूट 2 नहीं, 2 बराबर होता है अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 2। बिल्कुल सही, समझ में आएगा। तो ये अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 2 के बराबर था। एक अंडर रूट 2 बाहर निकाल लिया, एक अंडर रूट 2 अंदर बच गया, तो इतना सा बचा है। प्लस 5 अंडर रूट 2 दिखाई दे रहा है, वहां से हमने अंडर रूट 2 निकाला तो 5 बचा है, और ये इसी के जैसा दिखाई देने लगा। आपको समझने की बात है, इसको नहीं समझ पाए तो याद कर लीजिए, हालांकि बहुत आसान सी बात है, समझ में आ ही जाता है। बराबर हमने 0 लगा दिया, ये हिस्सा कॉमन हो रहा है, निकल के आ गया अंडर रूट 2 x प्लस 5 निकल के आ गया, और यहाँ पे बच गया x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। हल यानी कि मूल निकालना था। यहाँ पे लिखेंगे यदि अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर रूट 2x बराबर -5 हो जाएगा, और x बराबर मिल जाएगा -5 बटे अंडर रूट 2, इतना मिल गया। और अब अगर x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर मिल जाता है माइनस अंडर रूट 2। हो सकता है कि यहाँ पे हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करके अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा करा दें तो ज़्यादा बेहतर उत्तर प्राप्त हो सके। हालांकि वो इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये जो प्राप्त हो रहा है ये भी उसी के बराबर ही है जो पहले हमको प्राप्त हुआ है। लेकिन बात ये होती है कि हर का परिमेयीकरण होना एक बेहद ज़रूरी बात होती है। तो हर का परिमेयीकरण करने के बाद ये बेहतरीन उत्तर आपको प्राप्त हो गया है। अगला जो प्रश्न हमको दिखाई देता है वो कह रहे हैं k के किस मान के लिए ये जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं 8,1 और k, -4 और दिया गया है 2, -5 संरेखी हैं। अब भाई बात इतनी सी है कि अगर हम लिखेंगे अगर ये संरेखी, ये दिए गए बिंदु संरेखी हैं, तब इनको बना के इनको मिलाने पर बने हुए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 होगा। अतः हमारे पास जो फार्मूला होता है x y
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये जो फार्मूला होता है वो 0 के बराबर रख दिया जाएगा। और इसी में जब हम इनको उठा के रखेंगे तो हमको k का मान मिल जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से रखते हैं। यहाँ पे 8 रख दिया, y2 कौन होगा, ये -4 होगा, और y3 मतलब ये -5 होगा। एक तो माइनस हमको यहाँ पे लगाना है, दूसरा माइनस इसका वाला था, ऐसे -5। अब इसको ऐसा रखा नहीं जाता तो इसको बेहतरीन तरीके से रखना होगा कुछ इस प्रकार से, तब ये सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा भैया। अब k रखते हैं, यहाँ पे y3 क्या है, -5 है, y1 ये 1 है तो माइनस लगाएंगे और 1 रख देंगे, प्लस x3 कौन है अपना 2 है, और यहाँ पे 1 -4, तो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लगाना होगा, एक यहाँ वाला लिखना होगा, साथ में माइनस लगाना होगा फार्मूले का, फिर ये -4 लिखना होगा, और अब ब्रैकेट बंद करके 0 के बराबर लिख देना होगा। ये बेहतरीन काम हो चुका है। अब बस आपको उत्तर प्राप्त कर लेने की देरी है। यहाँ पे -4 है, प्लस हो जाएगा 5, और यहाँ पे प्लस k रहेगा, ये -6 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, बराबर 0 तो है ही। यहाँ पे मिल गया 5 में से 4 गया 1, 8 गुणते 1 प्लस यहाँ पे मिल जाएगा -6k मिल जाएगा, और यहाँ से 4 1 5 हो रहा है, प्लस 2 गुणते 5 बराबर 0 हो रहा है। यहाँ पे 8 का नाम 8 -6k प्लस 5 दुनिया 10 बराबर 0। 10 8 18, 18 उधर जाएगा तो -18, -6 के बराबर हो जाएगा -18, माइनस से माइनस गया, 6 दूनी 12, 6 3 18, के बराबर आ जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगला जो प्रश्न है वो तीसरे का घ नंबर प्रश्न कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या दी गई है वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका जो कोण दिया गया है थीटा बराबर उस 60 अंश दिया गया है। हमको ज्ञात करना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लिखना चाहिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है, यही फार्मूला आपको लगाना है और इसमें उत्तर आपको मिल जाना है। देखेंगे थीटा का मान कितना रखेंगे, ये अपना जो 60 अंश का कोण बना है वो रखेंगे, 360 अंश का नीचे रख देंगे, ठीक है। ठीक, पाई का मान यहाँ पे रखना चाहिए, अभी नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आर का मान 6 दिया गया। आर का मान जब 6 दिया गया, त्रिज्या जब 6 सेंटीमीटर दी गई है तो 7 से तो कट नहीं रहा है, रखने का कोई फायदा नहीं है, मत रखो। अभी यहाँ पे रखो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 0 कर गया, 6 कम 6 6 36, 6 मिल गया। इस 6 से इसको काट दो, एक ही स्क्वायर कट जाएगा। हालांकि आप इसको 6 गुणते 6 लिखोगे, ऐसे काट दोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। 6 और पाई का गुणा 6 पाई मिल गया, और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया गया, यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना है, चित्र भी नहीं बनाना है। आपको चित्र भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा आपको लिख देना है। सवाल अच्छे से उतार देना, ये चीज़ों को अच्छे से लिख देना। उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद आप चीज़ों को रख देंगे, बस हो गया काम। एक मुश्किल और आसान प्रश्न आ चुका है। कहा गया है सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे मुश्किल क्यों कह रहे हैं और आसान क्यों कह रहे हैं? आसान इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता ही है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि इसमें सेम चीज़ें वही लिखनी होती है, और वो याद करना चाहो तो याद हो जाएगी, नहीं याद करना चाहोगे तो नहीं याद होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो शुरुआत कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पूरी डिटेल लिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि सेम चीज़ें हर बार लिखते लिखते हम थक गए हैं। इतना ज़्यादा बकवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें बदलाव करनी है वो हम लिखवा देंगे ज़रूर, लेकिन चलिए लिखते हैं। सबसे पहले बात तो आपको लिखना होगा माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे शुरुआत करनी है। परिमेय संख्या है, जिसे ऐसा लिखना होगा, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे P और Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं। और तब आपको लिख देना है 1/√2 बराबर P बटा Q। ये हो गया, इसको उलट देंगे तब क्या, ये √2 बराबर Q बटा P मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखना है चूंकि P तथा Q पूर्णांक है तथा
P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q बटा P एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या है, तब √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि इस बात का, इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। यह असंतुलन या फिर यह इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारी कल्पना गलत है, अतः सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गई बातें, ऐसा कर सकते हैं, बस इसमें इतना लिखना ही है। और आखिर की एक लाइन में जहाँ पे मैं अटका हूँ वही चीज़ मुझे याद नहीं होती है, वही सेम चीज़ कहना, आप उसमें से किताब में से देख करके समझ लेना। अगला जो प्रश्न आता है वहाँ पे प्रश्न में कहा गया है कि जांच कीजिए कि क्या x + 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3 एक द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। और आसान सा प्रश्न है, मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत आसान है। इसका होल स्क्वायर करके विस्तार करके थोड़ा सा लिखना है, इसको मानक रूप में बदलने की कोशिश करनी है। जब मानक रूप में बदलने के बाद भी अगर इसमें x² बचा रह जाएगा तब हम कह देंगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है, घात कम या ज़्यादा हो जाती है, तो हम कह देंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी ही बोल दिया, लेकिन चलिए बात को समझते हैं। यहाँ पे विस्तार करेंगे, x² + 1² + 2 × x × 1 हो जाएगा, बराबर इधर गुणा कर देंगे, 2x + 2 6 हो जाएगा। इधर उठा लाए भैया, x² दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 का नाम 2 x कर रहे हैं, प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ये 2x आने पर 2x हो जाएगा, 6 इधर आने के बाद -6 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। 2x प्लस माइनस में कट जाएंगे, x² दिखाई दे रहा है, 6 में से 1 घट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा, -5 बराबर 0 हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा मानक रूप में लिखेंगे तो x² + 0x - 5 बराबर 0 लिख देंगे था, यह द्विघात समीकरण है। बस इतनी सी बात। अगला जो प्रश्न है वहां पे कहा गया है कि x और y के बीच में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y जो दिया गया है वो बिंदुओं 3, 6 व बिंदुओं -3, 4 के से समदूरस्थ हो। यानी ये वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। मतलब ठीक है, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी हमेशा बराबर, मतलब ऐसे स्थिति में बराबर है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख देना होगा कि थोड़ी सी शुरुआत वाली लाइन लिखते हैं, माना बिंदु P ये वाला x, y बिंदुओं A, ये वाला बिंदु है A, कौन सा है 3, 6 तथा B -3, 4 से समदूरस्थ है, ऐसा हम लिख देंगे, समान दूरी पर स्थित है। तब भैया मुख्य बात तो अब शुरू होगी, तब P से A की दूरी यानी कि PA बराबर होगी P से B की दूरी यानी PB, ये दोनों हो जाएंगी बराबर। जब ये बराबर हो जाएंगे तो भैया इनके वर्गों का मतलब वर्ग भी क्या हो जाएंगे, PA बराबर PA² बराबर PB²। ऐसा हम किस लिए करते हैं, क्योंकि D बराबर जो होता है वो √x1 - x2 होल स्क्वायर y1 - y2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और अगर हम d² कर देते हैं तो हमें x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। यही प्राप्त करने के लिए यहाँ पे होल स्क्वायर किया गया था। ये विस्तार करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालते हैं, x - 3 होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस y - 6 होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 है। अब इससे इसकी दूरी निकालते हैं, बराबर x - 3 माइनस माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 बार माइनस आ रहा है भैया, एक तो फार्मूले वाला माइनस, दूसरा इसका खुद का अपना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। विस्तार करेंगे, विस्तार करके ही x और y के बीच का रिलेशन मिल पाएगा। यहाँ पे x² करेंगे, x² मिल जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 मिल जाएगा, -2ab यानी 2a और b 2 3 6x मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे y² हो जाएगा प्लस
6 स्क्वायर यानी कि 6 छंग 36 माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू वाई इंटू 6 6 दूनी 12y मिल जा रहा है। यहाँ पे बराबर के उस पार आते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 तिहाई 6x प्लस 6x मिल जाएगा। इस हाथ में y स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 मिल जाएगा और माइनस 2 इंटू मतलब इन दोनों को गुणा मतलब 2ab हो जाएगा तो 4 दूनी 8y। यहाँ पे हमको डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 8y। काटते हैं बराबर के इस पार बराबर के उस पार x स्क्वायर प्लस प्लस में कट जाएगा क्योंकि वो वाला इधर आने के बाद क्या हो जाता है माइनस, ऑफ कोर्स कट जाएगा। y स्क्वायर भी आपस में कट जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे। अगर आप प्लस 9 को देखेंगे तो वो भी प्लस माइनस में आखिरकार कट ही जाएंगे, तो उनको भी जोड़ने और घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे माइनस 6x दिखाई दे रहा है, 6x इधर आने के बाद माइनस 6x हो जाएगा प्लस यहाँ पे माइनस 12x है y है, वहाँ से 8y इधर आने के बाद प्लस 8y हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 36 है, वहाँ से 16 इधर आने के बाद माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, कुछ भी और नहीं बचा है। यहाँ पे जोड़ने पर माइनस 6 6 12x और यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 8 चला जाएगा 4 बच जाएगा माइनस 4y और 36 में 16 घटाने पर 20 प्लस 20 बराबर 0। यहाँ पे प्लस 4 से भाग कर देंगे क्योंकि सभी ऐसे कट रहे हैं, प्लस 4 से हम भाग कर रहे हैं तो यह माइनस 4 से भाग करते हैं, 4 3 12 यहाँ पे मिल जाएगा 3x, आगे से माइनस हटाना था इस वजह से माइनस 4 से गुणा कराया भाग कराया और यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे 4 से भाग करना 4 पंजे 20 यानी कि माइनस 5 बराबर 0। यही है रिलेशन। अगला जो प्रश्न है वो है चौथे का घ नंबर प्रश्न। कहा गया है एक लंबवृत्तीय शंकु है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गया है। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, ये वाला वक्र पृष्ठ हिस्सा ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमें त्रिज्या दी गई कितना 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। अगर वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपको याद है तो आप लिख सकते हैं पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला पाई आर एल होता है शंकु के वक्र पृष्ठ का, लेकिन हमको यल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला एक पता हो, अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो कि एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तब आप एल का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एच बराबर हमने रख दिया 8 प्लस आर का मान रख दिया 6, 8 हटाएं 64 प्लस 6 छंग 36 और 36 64 जोड़ने पर हो जाता है 100। एल स्क्वायर बराबर 100 तो एल बराबर √100 यानी कि हमको क्या मिल गया 10, एल बराबर 10 सेंटीमीटर मिल गया। और अगर अब हमें वक्र पृष्ठ निकालना है तो पाई आर एल में रखेंगे, पाई का मान अभी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बाद में निपटेंगे, देखेंगे कि हम रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आर का मान हमको 6 मिला है, एल का मान हमको 10 मिला है, 10 छंग 60 हो रहा है, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 7 से कोई गिनती कट नहीं रही, तो काटने की भी जरूरत नहीं है। इस प्रकार यह प्रश्न समाप्त हो जाता है। याद रखिएगा सबसे मुश्किल काम क्या होता है, पाई का मान रखूं कि नहीं रखूं। या और देखो कि अगर 7 से कोई गिनती यहाँ से कटने वाली है तो रख दो, नहीं कटने वाली तो मत रखो भैया, बहुत सिंपल सी बात है, इसे छोड़ दोगे। क्या ये उत्तर सही है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है और तीसरा और चौथा प्रश्न इस वीडियो में हमने हल किया है। आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ।